हेलो एवरीवन, मैं शमशेर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम शुरुआत कर चुके हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीटेट 2022-23 एग्ज़ाम के लिए। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए आज मैं आपके समक्ष एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें कुछ गत वर्ष के प्रश्न हैं व कुछ संभावित प्रश्न जो आ सकते हैं, उन प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए पहला प्रश्न, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला प्रश्न दिया है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शिक्षक को छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने में सक्षम बनाने और प्रभावी शिक्षार्थी बनने के लिए अपनानी चाहिए। अब देखिए प्रश्न का अर्थ समझिए। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी विधि है जिस विधि को शिक्षक अपनाए और उससे क्या हो कि छात्र स्वतंत्र रूप से अपने आप को सोच सके व एक अच्छा छात्र अपने आप को वो बना सके। ऐसी कौन सी विधि एक शिक्षक अपनाए उसके ऊपर। पहला, छात्रों को उनकी प्रगति की निगरानी करने के लिए कहना। बी, छोटी इकाइयों या टुकड़े में उन्हें तथ्य बताना। सी, सूचना को संगठित तरीके से प्रस्तुत करना, इसके बाद इसे याद रखना आसान बनाता है। वे प्रत्येक उपलब्धि के लिए पुरस्कार घोषित करना। देखिए सी में कह रहा है याद रखना, याद वाला शब्द ही नकारात्मक होता है, ये हमारा कट हो जाएगा। डी कह रहा है कि हर बार के पुरस्कार देना, पुरस्कार हर बार देने की आवश्यकता ही नहीं है। बी कह रहा है छोटी का, बिल्कुल कुछ हद तक सही है कि आप यदि किसी टॉपिक के लिए थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, छोटे छोटे तथ्यों में ब्रेक कर देंगे, बच्चा आसानी से समझ पाएगा। लेकिन विकल्प जो ए है, कह रहा है जब तक बच्चों के लिए यदि हम ऐसा एक विधि अपनाएं जिस विधि में क्या हो कि बच्चे अपनी प्रगति प्रगति मतलब हम किस हद तक बढ़ रहे हैं या हमें कितना आ रहा है, हम कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, यदि इन क्षेत्रों या इन पहलुओं को बच्चा समझने लगेगा तो अपनी कमियों को पहचान पाएगा, और जब कमियों को पहचान पाएगा तो उन कमियों को बच्चा दूर कर पाएगा। अर्थात जो ए विकल्प होगा हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न कहता है कि जब बाहर से इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति किसी कि व्यक्ति किसी कि किसी व्यक्ति द्वारा कार्य में रुचि लेना शुरू किया जाए। मतलब ये कह रहा है जब बाहर से वातावरण बनाए तो बच्चा जो व्यक्ति है वो ऐसा हो जाए कि रुचि लेने लगे, तो उसे क्या कहते हैं, आंतरिक प्रेरणा। अब जब उसको बाहर से प्रेरणा दी जा रही है तो आंतरिक तो वो होगी ही नहीं, ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। बी कह रहा है बाहरी प्रेरणा, बिल्कुल भाई बी विकल्प हमारा क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगर सी इसमें दिया है बाहरी आंतरिक प्रेरणा, तो जो कि मुख्य रूप से कह रहा है, जोर दे रहा है कि जब बाहर से को हमको उसको प्रेरित करें, तो जब बाहर से प्रेरित करेंगे तो उसको बाहरी प्रेरणा ही या बाह्य प्रेरणा ही बोलेंगे आप। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया है कि एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया आपके समक्ष। अल्बर्ट बंडूरा जो कि अधगम के सिद्धांत में हैं। आपको मैं जब बंडूरा का नाम आ गया तो एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि बंडूरा और बाइगोस्टकी दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है। जब बच्चा अंतः क्रिया करके सीखता है, जब बच्चा, और दोनों में एक पासवर्ड होता है क्या, हमारा समाज। जब जो समाज या सामाजिक शब्द आए तब तब ये अल्बर्ट बंडूरा या बाइगोस्टकी की ओर संकेत देते हैं। तो जब अंतः क्रिया करके बच्चा सीखता हो तब जो विकल्प होता है वह होता है बाइगोस्टकी, उनका जो सिद्धांत है, जैसा कि मैंने आपको कराया है। और जब बच्चा समाज में रहकर क्या उनका अनुकरण करने लगे, तो अनुकरण के अनुसार जो हमारा उत्तर होता है वो बंडूरा ने कहा है। ठीक है, दोनों ने बात समाज की कही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि बंडूरा कहते हैं कि बच्चा अनुकरण करके सीखता है, क्योंकि बाइगोस्टकी कहते हैं कि नहीं भाई बच्चा अंतः क्रिया करके सीखता है। तो जो हमारा प्रश्न है कह रहा है अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो पहला कह रहा है सामाजिक अधिगम, बिल्कुल बहुत अच्छा विकल्प आपके समक्ष दिया है। पहला विकल्प में आपका क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल उचित है कि सामाजिक अधिगम। तो जो हमारा ए विकल्प क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखें। अगला दिया है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्न सवालों के जवाब दीजिए। जो विकल्प है सबसे उचित कह रहा है उसका चयन करो, फिर आप क्या करो कि जो आपके एक उचित सवाल दिया है उस सवाल का क्या करो भाई, अब उसका जवाब दो। अब देखो कौन सा जवाब पूछ रहा है भाई।
दिया है कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का संकेत नहीं है। ए, समय के अभिप्राय में प्रारंभिक विकास होना। बी, इंसाइक्लोपीडिया में रुचि। सी, तथ्यों के आसान प्रतिधारण। साथियों के साथ असहज संबंध। देखिए एक आप दूसरे दूर से ही दिख रहा है ये कि ए बी सी तीनों क्या है, सकारात्मक दिशा में है। कह रहा है एक प्रतिभाशाली बच्चे के संकेत, संकेत का मतलब होता है उसका गुण। कह रहा है एक प्रतिभाशाली बच्चे के अंदर कौन सा गुण नहीं होता। ठीक, तो डी हमारा दिया साथियों के साथ असहज संबंध। क्या सही संबंध नहीं बना पाता बच्चों के साथ या अपने साथियों के साथ? बिल्कुल भी नहीं। प्रतिभाशाली बच्चा क्या होता है, अच्छा बच्चा या अच्छे छात्र के साथ एक अच्छा मित्र भी होता है। तो हमारा बी डी विकल्प क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। हमसे निगेटिव पूछा है इसमें। चलिए अगला देखें। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए विकल्प कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। बी, कक्षा में समय पर आना। सी, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। डी, एक अच्छा वक्ता होना, बहुत बोल पाना। बिल्कुल नहीं, हम कक्षा में आते हैं छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए, अर्थात विकल्प हमारा कौन सा, सी सही हो जाएगा कि छात्रों क्या करना, कठिनाइयों को दूर कर पाना, समस्याओं का समाधान कर पाना। चलिए भाई अगला प्रश्न देखें। दो छात्रों द्वारा गद्यांशों के अर्थ में विभिन्न व्याख्याओं के संदर्भ में क्या कहा जा सकता है? आप समझिए, दो छात्रों के लिए क्या करा, आपने एक गद्यांश दिया, अब उस गद्यांश से संबंधित उसका अर्थ पूछा या उनसे मत पूछा, तो उनका मत अलग अलग रहा। कह रहा है आप क्या कहेंगे अब इस बारे में? अब आपका कहना क्या है? ए असंभव है और छात्रों को पुनः पढ़ने की आवश्यकता है, मतलब आप कहेंगे नहीं नहीं फिर से पढ़ो इसके लिए और दोनों एक जैसा बोलो, बिल्कुल भी नहीं। बी, यह संभव है क्योंकि शिक्षक ने उनके सम्मुख गद्यांशों की व्याख्या नहीं की होगी। ये कह रहा है कि आपने बिना समझाए ही बच्चों से क्या किया होगा, सीधे उसकी व्याख्या या उसका अर्थ पूछा होगा, इसलिए बच्चा अलग अलग बता रहा है। ऐसा नहीं है, पहले बच्चों को बताया होगा उसके बाद पूछा होगा। बी विकल्प हो जाएगा हमारा। सी, यह संभव है क्योंकि व्यक्तियों को सीखना बहुत सी चीज़ों से निर्धारित होता है। डी, ये असंभव है क्योंकि सीखना अर्थ के साथ समापन के बारे में नहीं है। देखो डी तो होगा नहीं वैसे भी, सी का कह रहा है। देखो सी का अर्थ ये है, यह संभव है क्योंकि व्यक्तियों का सीखना बहुत सी चीज़ों से निर्धारित होता है। इसका अर्थ ये है कि बच्चा अपने क्षेत्र में अपने अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार ही क्या करता है, सीखता है। बच्चे ने भाई जिसने ज़्यादा रुचि ली होगी वो बहुत अच्छे से व्याख्या कर सकता होगा या कर पा रहा होगा। दो छात्रों में से हो सकता है एक कम व्याख्या कर पा रहा, दूसरा नहीं कर पा रहा हो, या दोनों अलग अलग क्षेत्र से या अलग अलग मत के अनुसार करते हों। क्यों? क्योंकि व्यक्ति विभिन्नता होती है उनके अंदर, वो अपने अनुसार लगाते हैं अपना दिमाग। अर्थात जो सी विकल्प क्या होगा हमारा वही सही होगा। अगला प्रश्न देखो। एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है? ये कह रहा है एक शिक्षिका क्या करे जिससे कि उसका अधिगम प्रभावी हो जाए और अच्छा हो जाए। कह रहा है प्रयोग और अभ्यास द्वारा, मतलब बार बार बच्चों को अभ्यास कराए, बिल्कुल भी नहीं। बी, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करके। हाँ, कुछ हद तक यदि प्रतियोगिता कराओगे आप तो अच्छा शिक्षण हो सकता है। लेकिन सी देखते हैं, प्रसंग को छात्रों के जीवन से जोड़ के। बहुत ही अच्छा शब्द आ गया भाई, जीवन, कि जब जब शब्द आए किसका, जीवन का, या जीवन से जोड़ने वाला, समझो 100% भाई विकल्प आपका क्या होता है भाई, बिल्कुल सही होता है। अर्थात सी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो भाई अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या कह रहा है? अगला प्रश्न दिया है आपके लिए कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारण शिक्षक को प्रभावित नहीं कर रहा है? कौन सा ऐसा कारण है जिससे शिक्षक प्रभावित नहीं हो रहा है, शिक्षण प्रभावित नहीं हो रहा है? कह रहा संवेदना या धारणा। बी, आवश्यकताएं। सी, पारंपरिक मांगे। डी, भावनात्मक स्थितियाँ। बिल्कुल भाई, देखो ए बी और डी ये तीनों ऐसे पहलू हैं जिनसे शिक्षण विधि, ये जो टीचिंग है वो हमारी क्या होती है, प्रभावित होती है। लेकिन अगर पारंपरिक मांगे कुछ भी हो, हमारे शिक्षण इससे प्रभावित नहीं होता। तो जो सी विकल्प हमारे क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखें। अगला, निम्नलिखित में से कौन अनुभूति पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है? प्रेरणा। बी, गर्व। सी कहता है शर्म। डी कहता है प्रशंसा। नकारात्मक मतलब निगेटिव इंप्रेशन। ठीक है, कह रहा है कौन सा ऐसा कारण है या लक्षण है कि जिससे क्या होता है, हमारा अनुभूति
पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अगर प्रेरणा मिलेगी तो क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? नहीं भाई, हमें प्रभाव मिलेगा सकारात्मक पड़ेगा हमारे लिए। ठीक है, गर्व होगा हमारे लिए। गर्व से मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना हमारा। सीख रहा शर्म, जब जब शर्म आएगी तब तब क्या होगा भाई, नकारात्मक दिशा में वह बच्चा बढ़ने लगेगा, या उसका जो शिक्षण है या अधिगम है वो क्या होगा, प्रभावित होने लगेगा, नकारात्मक मतलब डाउन होने लगेगा। अर्थात सी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही। डी दिया है प्रशंसा। देखो प्रशंसा क्या है, वो एक पुरस्कार का रूप होती है। जितनी बच्चे के लिए प्रशंसा मिलती है, बच्चा क्या होता है उतना ही प्रोत्साहित होता है और अपने उस व्यवहार को दोहराता है। चलिए अगला अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न आपके समक्ष दिया है भाई कि किसी परीक्षा से पहले बच्चे के दिल की धड़कन का तेज होना भावना के किस घटक के अंतर्गत आता है। सपोज हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, उस एग्जाम से कुछ पल ही पहले बच्चे की धड़कन क्या होती है, बढ़ने लगती है। ये किस प्रकार के घटक के अंतर्गत आता है? पहला ये व्यक्तिगत परक घटक, बी व्यवहारिक घटक, सी क्रियात्मक घटक और डी उपरोक्त सभी। अब देखिए ये एक क्या है, ये एक क्रियात्मक परक घटक है। मतलब ये कि बच्चा क्या करता है, उसको अपने इस प्रकार से सोचता है, समझता है, उसके प्रति गतिविधि करता है जिसकी वजह से बच्चे क्या होती है, जो धड़कन है या उसकी घबराहट जो है वो बढ़ जाती है। अर्थात जो हमारा सही विकल्प होगा कौन सा होगा भाई, सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे आपके समक्ष जिनसे की संभावना रहती है आने की, इस प्रकार से प्रश्न आपके आते हैं। तो चलिए भाई आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।